Assalamu alaikum students. I am your teacher Dr. Sabha Sana. Welcome to all of you in practical class of fundamentals of microbiology. And this is the first practical of this week. In today's class we are going to discuss an experiment that is entitled as study of colony morphology. आज जिस experiment को हमने study करना है वो है study of colony morphology. Colony. सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कॉलोनी है क्या। कॉलोनी से मुराद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सॉलिड मीडियम के ऊपर ग्रोथ है। विजिबल मैस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन एगर इज कॉल्ड कॉलोनी। कॉलोनी के ऊपर जो विजिबल मैस होता है जिसको हम कॉलोनी कहते हैं उसमें मिलियंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया की बात करें तो सिंगल सेल है। सिंगल सेल हमें नेकेड आई से नजर नहीं आएगा। अगर हम स्ट्रिकिंग या स्वैबिंग किसी भी मेथड से बैक्टीरियल कल्चर को एगर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एगर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो वो सेल जो हैं वो आपस में सेपरेट होके एगर की सरफेस पे चले जाते हैं, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आते जब तक हम उसको इंक्यूबेट ना कर दें और इंक्यूबेशन के बाद उसकी ग्रोथ ना आ जाए। वो हमें नज़र नहीं आते क्योंकि सिंगल सेल्स हैं और उनका साइज़ इतना छोटा है कि उनको नेकेड आई से देखना पॉसिबल ही नहीं है। तो जब हम उनको मीडिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करके इंक्यूबेट करते हैं तो उस इंक्यूबेशन के दौरान उन्हें वो तमाम कंडीशंस अवेलेबल होती हैं जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, जैसे न्यूट्रिशन जो उन्हें मीडिया की फॉर्म में मिलती हैं, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर जो हम इंक्यूबेशन का देते हैं। इस दौरान क्या होता है कि जो सेल्स जो यूनिसेलुलर सेल्स हमने मीडिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए होते हैं वो न्यूट्रिशन को यूज़ करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12 अपना नंबर इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिशन से अपना नंबर इंक्रीज करता है तो उनकी रिप्रोडक्शन या उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, उनका नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं और नंबर इंक्रीज करते करते उनका नंबर्स मिलियंस में हो जाता है। और मिलियंस में जब एक सेल का नंबर हो जाए तो वो एक कॉलोनी की फॉर्म में या एक विजिबल मैस की फॉर्म में हमें नजर आना शुरू हो जाता है। तो कॉलोनी क्या है? बेसिकली कॉलोनी इज द विजिबल मैस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन एगर। सॉलिड मीडिया के ऊपर जो ग्रोथ होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जो विजिबल मैस होती है वो कॉलोनी होती है। और एक कॉलोनी में मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। इसको कॉलोनी इसलिए कहते हैं कि वो एक ही सेल से बने हैं सारे। एक सेल जो उधर गया था सारे उसी जैसे हैं और उसी एक सेल से बने हैं, उसी सेल के क्लोन्स हैं। और वह जब बहुत सारे क्लोन्स इकट्ठे होते हैं तो वो हमें कॉलोनी की फॉर्म में नजर आते हैं। और नजर कैसे आएंगे? एक विजिबल मैस होगा जिसको हम देख सकेंगे, जिसको हम इनोकुलेटिंग लूप से उठा सकेंगे। और देख कैसे सकेंगे? विदाउट एनी एड, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट के बगैर हम इसको नेकेड आई से देख सकेंगे। तो कॉलोनी है क्या? विजिबल मैस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन एगर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की सॉलिड मीडिया के ऊपर जो विजिबल मैस होती है जिसमें मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो बेसिकली कॉलोनी है। अब ये कॉलोनी हमें क्या हेल्प आउट करती है? ये जो कॉलोनी है ये हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्यूरिफाई करने में हेल्प आउट करती है। ये तो हमें पता है, ये हमने प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स में पढ़ा है कि डिस्क्रीट कॉलोनी जब हमारे पास आ जाए तो हम इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। प्यूरिफिकेशन के अलावा जब हमारे पास प्यूरिफाइड कॉलोनीज आ जाएं तो कॉलोनी की हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने की तरफ जा सकते हैं। सिर्फ कॉलोनी को देख के हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कॉलोनी जो है वो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कर सकती है। इस कोर्स में हम जितनी भी बेसिक टेक्निक्स सीख रहे हैं, जिसमें है कि आपने प्राइमरी कल्चर कैसे करना है, उसको प्यूरिफाई कैसे करना है, उसके बाद आगे हमने स्टेनिंग टेक्निक्स करनी है और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स का रोल सीख रहे हैं, मीडिया कैसे बनाना है। ये सारी टेक्निक्स हम इसीलिए सीख रहे हैं ताकि हम किसी भी सैंपल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकें, प्यूरिफाई कर सकें और उनको आइडेंटिफाई कर सकें। क्योंकि नेक्स्ट ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये हमें डिजीज डायग्नोसिस में हेल्प आउट करती है, हमें बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढने में हेल्प आउट करती है। जो भी ऑर्गेनिज्म हम बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म के तौर पे यूज़ करें उसको आइडेंटिफाई होना ज़रूरी है, उसका कंफर्म होना ज़रूरी है कि कौन सा है। और इस तरह अगर डिजीज़ है तो उसको डायग्नोसिस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। तो आइडेंटिफिकेशन जो बेस करती है, जब हमारे पास प्यूरिफाइड ग्रोथ आ जाती है
तो आइडेंटिफिकेशन का एक पैटर्न है, हम इस पैटर्न के मुताबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी ही है। जब हमारे पास प्यूरिफाइड ग्रोथ आ जाए, तो प्यूरिफाइड ग्रोथ में से हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना हो, तो आइडेंटिफिकेशन में जो पहला पॉइंट है वो यही है कि हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं मीडिया के रेफरेंस से। जिस मीडिया के ऊपर हमने इनोकुलेट किया है, उस मीडिया के मुताबिक हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? कॉलोनी की शेप क्या है, उसकी एलिवेशन क्या है, उसके मार्जिन्स क्या है, उसकी पिगमेंटेशन क्या है, किस कलर की है, ये सारे करेक्टर्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो आइडेंटिफिकेशन में है, वंस प्यूरिफाइड ग्रोथ आ जाए उसके बाद कॉलोनी मॉर्फोलॉजी। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया कि ढेर सारे सेल्स होते हैं, कोई एक सेल नहीं होता, मिलियंस में जब सेल्स आ जाती हैं तो वो एक कॉलोनी बनाते हैं। तो कॉलोनी में जो हमें बिहेवियर नजर आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो कलेक्टिव बिहेवियर होता है, कि सेल्स का मजमूई बिहेवियर होता है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन के लिए हम ये भी देखते हैं कि सिंगल सेल कैसा है। तो आइडेंटिफिकेशन में जो सेकंड पॉइंट है कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बाद, वो हमने सिंगल सेल की मॉर्फोलॉजी देखनी होती है। और सिंगल सेल हमें नेकेड आई से तो नजर नहीं आएगा, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ती है। तो सेकंड जो पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन में वो है माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। तो जब भी हमारे पास एक दफा प्यूरिफाइड ग्रोथ आ जाए, प्यूरिफाइड कल्चर आ जाए, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना हो, तो पहले हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, उसके बाद हम माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में हम ये देखते हैं कि सेल की शेप क्या है। जैसे थ्योरी के लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि सेल जो है वो कोकाई भी हो सकते हैं, बेसिलाई भी होते हैं, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया भी प्रेजेंट हैं। तो सिंगल सेल की शेप क्या है, फिर ये देखते हैं कि इनकी अरेंजमेंट क्या है, ये दो सेल आपस में किस तरह से पड़े हैं, आया वो अलहदा अलहदा पड़े हैं या एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिनको आप डिप्लो कहते हैं, या वो चार चार के ग्रुप्स में हैं जिसको आप टेट्रेड कहते हैं, या वो 8 के ग्रुप में है जिसको आप सार्सिना कहते हैं, या वो इरेगुलर क्लस्टर्स हैं, ढेर सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी में एक तो हम सिंगल सेल की शेप देखते हैं, कॉलोनी की शेप नहीं, वो मजमूई बिहेवियर है, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होंगे तो हम देखेंगे कि कॉलोनी की फॉर्म क्या है, एलिवेशन क्या है, मार्जिन्स क्या है। लेकिन जब हमने सिंगल सेल को देखना हो तो हमें माइक्रोस्कोपी करना पड़ती है, उसके लिए डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, स्लाइड्स बना के माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता है कि सिंगल सेल की शेप क्या है, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसका साइज क्या है। ये चीजें हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करती हैं। तीसरा पॉइंट जो है जो आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प आउट करता है वो है बायोकेमिकल टेस्टिंग। बायोकेमिकल टेस्टिंग, बायोकेमिकल प्रोफाइल जो है हर ऑर्गेनिज्म की वो डिफरेंट होती है। हर वो चीज़ जो एक दूसरे से डिफरेंट है उसको हम टारगेट करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें। चीज़ों में डिफरेंस होगा तो ही हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही जैसे होते तो आइडेंटिफिकेशन ही ना हो सकती। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी और बायोकेमिकल टेस्टिंग, ये वो चीज़ें हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंस है, वेरिएशंस हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी तरह का बिहेवियर शो करता है, कोई किसी तरह का। इन्हीं चीज़ों को हम टारगेट करके आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन में थर्ड पॉइंट है बायोकेमिकल टेस्टिंग, ये बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म की बेस पे है। हर सेल के अंदर हर सेल के अंदर थोड़े बहुत इंजाइम के अंदर डिफरेंस होता है। कुछ सेल्स में कुछ इंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स में इंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो डिफरेंस है हम देखते हैं कि कौन से सेल में कौन सा इंजाइम प्रेजेंट है, उनको सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जिनको यूटिलाइज करते हैं। इंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन होता है, अगर इंजाइम है तो पॉजिटिव आएगा, अगर इंजाइम नहीं है तो नेगेटिव आएगा। तो बायोकेमिकल टेस्टिंग की बेस पे, मेटाबॉलिज्म की बेस पे हमारे पास एक प्रोफाइल निकल आता है। हमें पता होता है कि कौन सा बैक्टीरिया है कि इसके पास कौन कौन से इंजाइम है, कौन सा बैक्टीरिया जिसके पास कौन से इंजाइम नहीं है। तो बायोकेमिकल प्रोफाइल हमारे पास निकल आती है और इस प्रोफाइल की बेस पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, स्क्रीन शेयर में वही है जो लेक्चर मैंने CTS पे अपलोड किया है, आप चाहें तो उसको खोल सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे वो दूसरे PC में, ये वाला PC जिस पे ये चलता है इस पे स्क्रीन शेयर नहीं हो सकती क्योंकि इसमें वो लेक्चर नहीं है। आपको जो मैंने CTS के ऊपर लेक्चर अपलोड किया आप उसको खोल लेंगे, सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई हैं। और मैं किसी पावर पॉइंट से नहीं पढ़ा रही, मैं आपको जैसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं लेक्चर वैसे ही पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग उस लेक्चर को ओपन कर लें और अगर समझ नहीं आ रही तो मैं इसको रिपीट कर दूँगी। तो बायोकेमिकल टेस्टिंग थर्ड प्रोफाइल है। अभी तक मैं रिपीट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉलोनी होती क्या है।
कॉलोनी होती है विजिबल मैस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन एगर प्लेट। विजिबल मैस कब होगा? जब बहुत सारे सेल्स जो हैं वो कंबाइन होंगे। तो जब हम मीडिया के ऊपर किसी भी सेल को लगाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लगाते हैं, वो वहां पे जाके ग्रो करता है और अपना नंबर इंक्रीज करता है। अपना नंबर इंक्रीज करके वो मिलियंस में सेल एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो तमाम सेल एक ही सेल से बने हैं और उसी की तरह के हैं, क्लोन्स हैं। इसलिए जो कलेक्शन ऑफ क्लोन्स हैं उसको हम कॉलोनी कहते हैं, जो कि एक विजिबल मैस की फॉर्म में हमें नजर आती है। ये मैंने बताया कि कॉलोनी होती क्या है। फिर मैंने बताया कि कॉलोनी जो है वो हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करती है। माइक्रोबायोलॉजी में हम ये जितनी भी बेसिक टेक्निक्स सीख रहे हैं, इनका पर्पस तभी है जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी जगह से आइसोलेट करके, प्यूरिफाई करके आइडेंटिफाई करने के काबिल हो सकेंगे। जब हमारे पास प्राइमरी कल्चर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइसोलेट हो गए, सब कल्चर टेक्निक से हमने उनको प्यूरिफाई कर लिया, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो आइडेंटिफिकेशन का होता है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना कैसे है। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप कुछ प्रोसीजर्स हैं, डायरेक्ट भी हैं और स्टेप बाय स्टेप भी हैं। डायरेक्ट प्रोसीजर्स ऐसे ही हैं, जैसे आपने कोरोना वायरस को डिटेक्ट करना हो तो थ्रोट स्वैब लेते हैं, स्वैब से आप डीएनए एक्सट्रैक्शन करते हैं, सॉरी जीनोम एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसके ऊपर पीसीआर लगा लेते हैं। ये भी एक मेथड है कंफर्मेशन का, लेकिन ये कंफर्म करने में आता है। अगर हमने पीसीआर से पहले भी कुछ करना हो, परफॉर्म करने हो कुछ टेस्ट बैक्टीरिया और फंजाई के ऊपर, तो उसमें पूरा एक प्रोसीजर है कि हमने स्टेप वाइज चलना कैसे है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी का है कि जब हमारे पास प्यूरिफाइड ग्रोथ होगी उसके ऊपर हम देखेंगे कि ये बैक्टीरिया की कॉलोनी कैसी है, कॉलोनी के अंदर क्या क्या चीज़ें देखनी है वो हमने डिटेल से डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने देखना है कि कॉलोनी की शेप कैसी है, वो किस तरह से ऊपर को उठी हुई है, उसके मार्जिन्स कैसे हैं, स्मूथ हैं या इरेगुलर हैं, कॉलोनी का कलर क्या है। ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है जिसमें हम कॉलोनी की शेप वगैरह देखते हैं। दूसरा पॉइंट जो है आइडेंटिफिकेशन के प्रोसीजर में वो है माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी। कि कॉलोनी में तो हमने मजमूई बिहेवियर देख लिया सेल का, अब हम इंडिविजुअल सेल्स का बिहेवियर भी देखें कि कॉलोनी में तो ऐसे है कि तमाम सेल इकट्ठे होकर एक सर्कुलर सी शेप बना लेते हैं, लेकिन अगर सिंगल सेल को देखें वो कैसा है, क्या वो कोकाई है, क्या वो बेसिलाई है, या वो स्पाइरल शेप है, या वो क्यूबिकल शेप है, या वो स्टार शेप है। कुछ बैक्टीरियल सेल स्टार शेप भी होते हैं। तो ये माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी के लिए हम स्टेनिंग करते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बना के देखते हैं, क्योंकि सिंगल सेल हमें नेकेड आई से तो नहीं नजर आएगा। थर्ड जो पॉइंट है वो है बायोकेमिकल टेस्टिंग, जिसमें हम मेटाबॉलिज्म को टारगेट करते हैं। हम देखते हैं कि कौन से सेल के अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है या एब्सेंट है। चौथा जो पॉइंट है वो है सीरोलॉजिकल टेस्टिंग। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग इम्यूनिटी की बेस में, एंटीबॉडीज की बेस पे, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की बेस पे, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जिनको हम अमीनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। आजकल आप टर्म सुने प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा एक पेशेंट से लेके दूसरे पेशेंट को लगाया जा रहा है, पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गया कोरोना वायरस के लिए। तो वो प्लाज्मा क्या है? ब्लड के अंदर जो लिक्विड पोर्शन है, और इस लिक्विड पोर्शन में बेसिकली जो ट्रीट करने वाली चीज़ है वो एंटीबॉडीज़ हैं। एक ख़ास तरह की प्रोटीन्स होती हैं। जब कोई भी वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर होता है, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल है, उसके अगेंस्ट कुछ प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स बनती हैं जिनको हम अमीनोग्लोबुलिन्स, ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं और इम्यूनिटी में रोल प्ले करती हैं, इस वजह से उनको अमीनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में इनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो उस प्लाज्मा के अंदर जो एक ऐसे पेशेंट से लिया जाता है जो कि रिकवर हो चुका है, उसके अंदर चूंकि एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं, इसलिए वो हेल्दी हो जाता है, रिकवर हो जाता है, बीमारी से उसकी जान छूट जाती है। अब अगर वो हम प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज किसी दूसरे में लगाएं तो वो दूसरे के अंदर भी जाके उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती हैं। ये जो प्लाज्मा थेरापी हो रही है, ये बेसिकली एंटीबॉडी ट्रांसफर हो रही हैं ऐसे पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके हैं, उन पेशेंट्स को जिनमें अभी इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ है। आपने अटेंडेंस क्लास के एंड पे लगानी है, अभी नहीं लगानी, जब मैं लेक्चर कंप्लीट कर लूँगी तब। तो सीरोलॉजिकल टेस्टिंग एंटीबॉडीज़ की बेस पे होती है, और एंटीबॉडीज़ बहुत स्पेसिफिक होती हैं। अगर कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हैं तो वो कोरोना वायरस को ही डिटेक्ट कर सकेंगी, उसी को टारगेट कर सकेंगी, किसी दूसरे को टारगेट नहीं कर सकेंगी। इस तरह अगर साल्मोनेला के अगेंस्ट एक बैक्टीरियम है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं, तो वो साल्मोनेला के साथ ही बाइंड करेंगी। इस चीज़ को हम यूटिलाइज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर हमारे पास स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, नॉन एंटीबॉडीज प्रेजेंट हों तो हम उनकी हेल्प से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो एंटीबॉडीज बाइंड कर जाएंगी
तो इसका मतलब है कि वो एंटीबॉडीज साल्मोनेला के अगेंस्ट स्पेसिफिक थी, वो बैक्टीरिया स्पेसिफिक साल्मोनेला ही है। लेकिन अगर हम साल्मोनेला के एंटीबॉडीज डालें और वो एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के साथ बाइंड ना करें, इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया साल्मोनेला नहीं है। अगर होता तो वो एंटीबॉडीज हाईली स्पेसिफिक होती हैं, वो जरूर साल्मोनेला के साथ बाइंड करती। तो ये सीरोलॉजिकल टेस्टिंग है जिसमें हम एंटीबॉडीज की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। पांचवी जो अप्रोच है, जो सबसे लास्ट पे आती है, जो कंफर्म करने के लिए होती है, इन सारी चीज़ों में ये जो मैंने डिस्कस की है, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी, बायोकेमिकल टेस्टिंग और सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, इसमें बहुत हम कंफर्म होकर नहीं कह सकते कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो कंफर्म यही है। इसको कंफर्म करने के लिए हम मॉलिक्यूलर टेक्निक्स की तरफ जाते हैं। बच्चों अभी आप अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे, अटेंडेंस जब मैं आपसे कहूंगी क्लास के एंड पे तब लगाएंगे। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में हम डायरेक्ट किसी भी सेल के जीनोम को टारगेट करते हैं। जीनोम को एक टेक्निक है जिसको आप बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो कि आजकल कोरोना की टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रही है, पीसीआर की टेक्निक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हमें कंफर्म करके बताता है कि अगर इसके थ्रू रिजल्ट पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया, वो वायरस वही है जो कि हमने डिटेक्ट किया है। मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम डायरेक्ट जीनोम को टारगेट करते हैं, सेल के अंदर से उसका डीएनए या आरएनए निकाल लेते हैं और उसके ऊपर कुछ प्राइमर लगा के, कुछ शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के स्पेसिफिक प्राइमर्स लगा के हम देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हमें कंफर्म करती हैं कि आपका ये जो ऑर्गेनिज्म है ये वाकई वो है या नहीं। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को टेंटेटिवली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया के केस में। अलबत्ता फंगस, फिलामेंटस फंजाई के केस में, फिलामेंटस फंजाई के केस में कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हमें फंगस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में कॉलोनी मॉर्फोलॉजी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है। ये जस्ट हमें आइडिया दे सकती है, लेकिन इसकी बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि ये फलां बैक्टीरिया है। इसके लिए हमें पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। बैक्टीरिया और यीस्ट के लिए हमें पूरे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। हमें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो ग्रोथ है उसकी माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी बायोकेमिकल प्रोफाइल क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करके भी देखना पड़ेगी अगर उसके ऊपर अप्लाई होते हैं ये टेस्ट। और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स से फिर हम कंफर्म करते हैं कि ये फलां बैक्टीरिया या फिर फलां यीस्ट है। लेकिन अगर आपके पास फिलामेंटस फंजाई है, फिलामेंटस फंजाई है और प्यूरिफाइड ग्रोथ है, जैसे मैंने आपको बताया था स्पॉटिंग से इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं। जब आपके पास फिलामेंटस फंजाई यानी मोल्ड के केस में प्यूरिफाइड कॉलोनी आ जाए तो उस कॉलोनी को देख के आप बता सकते हैं कि ये फंगस है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर की एक प्लेट के ऊपर, या बाज़ दफ़ा आप जब ब्रेड रख देती हैं हॉस्टल में भी, जब खाने पीने वाले बर्तन पुराने हो जाए तो उसमें रंग बिरंगी फंगस लग जाती है। तो उनमें से एक फंजाई होती है जो बिल्कुल काले रंग की होती है, शुरू में सफ़ेद होती है लेकिन बाद में ब्लैक कलर की हो जाती है और ऐसे लगता है कि जैसे टपाल दानेदार जैसी उसकी अपीयरेंस हो, जिसको हम टेक्सचर बोलते हैं। तो ब्लैक कलर की अगर ग्रोथ हो और दानेदार यानी कि ग्रैन्युलर सी उसकी अपीयरेंस हो, तो ये जो कॉलोनी होती है, इस तरह की कॉलोनी एक फंगस है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस, एस्परजिलस नाइगर। निग्रोज, ब्लैक यानी हबशी लोगों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये कॉलोनी, ये जो फंगस है एस्परजिलस नाइगर, ये ब्लैक कलर की कॉलोनी बनाती है सैबरोड्स डेक्स्ट्रोज एगर, जो कि फंगस का मीडियम है। इस वजह से इस फंगस का नाम रख दिया एस्परजिलस नाइगर। एक और बड़ी मशहूर फंगस है जिसका नाम है पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन ली थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर की थी पेनिसिलिन। तो ये जो पेनिसिलियम है इसको अगर हम सैबरोडेक्स्ट्रोज एगर के ऊपर लगाएं तो इसकी जो कॉलोनी होती है वो ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है। ग्रीन कलर होता है, उसमें थोड़ा सा ब्लू ब्लू कलर का टिंच होता है, ब्लूइश ग्रीन कलर की कॉलोनी आती है। और वेलवेटी, जैसे वेलवेट का कपड़ा नहीं होता, बिल्कुल वैसी इसकी टेक्सचर होती है, अपीयरेंस वैसी होती है। और ये जो पेनिसिलियम है ये पिगमेंट प्रोड्यूस करती है, कलर प्रोड्यूस करती है। ये येलो कलर बना के उसको सेल्स में से बाहर निकाल देती हैं। तो जिस मीडिया के ऊपर ये ग्रो की होगी पूरे को पूरा मीडिया जो है वो पीले रंग का हो जाता है। तो ब्लूइश ग्रीन कलर हो
वेलवेटी टेक्सचर हो, वेलवेट की तरह इसका, जिस तरह कपड़ों में स्टफ होता है इस तरह कॉलोनी में टेक्सचर हो वेलवेट की तरह, और येलो कलर आपको पूरे मीडिया के अंदर फैला हुआ नजर आए, तो ये पेनिसिलियम की ग्रोथ होती है। इसका मतलब है कि मोल्ड के केस में, फिलामेंटस फंजाई के केस में हम जस्ट कॉलोनी मॉर्फोलॉजी से ही फंगस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत हद तक हम फंगस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स दी कि अगर सेबारोडेक्स्ट्रोज एगर के केस में सेबारोडेक्स्ट्रोज एगर के ऊपर ब्लैक कलर की ग्रैन्युलर अपीयरेंस वाली कॉलोनीज हों तो ये इंडिकेट करते हैं कि एस्परजिलस नाइगर है। लेकिन अगर ब्लूश ग्रीन कलर की कॉलोनी हो, वेलवेटी टेक्सचर हो और पूरे का पूरा मीडियम जो है वो येलो हो जाए, मतलब पिगमेंट प्रोड्यूस हो, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये जो है पेनिसिलियम की ग्रोथ है, क्योंकि उनका एक करेक्टरिस्टिक कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है। लेकिन बैक्टीरिया और यीस्ट के केस में हमें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी इतनी हेल्पफुल नहीं है कि हम डायरेक्ट कॉलोनी को देखते ही बता सकें कि ये फलां बैक्टीरिया है या फलां यीस्ट है। ये हमें असिस्ट करेगी, हमें आगे वाले प्रोसीजर्स को ऑप्ट करने में हेल्पफुल होगी कि अगर कॉलोनी मॉर्फोलॉजी इस तरह की आ गई है तो अगला स्टेप आपने क्या करना है। लेकिन इसकी बेस पे हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि ये फलां बैक्टीरिया है या फलां यीस्ट है, जब तक हम कोई सिलेक्टिव या डिफरेंशियल मीडिया यूज ना करें। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी के बाद बैक्टीरिया और यीस्ट के केस में हमें माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी भी करना पड़ती है, बायोकेमिकल टेस्टिंग भी करना पड़ते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट भी करना पड़ते हैं, और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स जैसे पीसीआर वगैरह लगा के कंफर्म करना पड़ता है। फिर जाके हम बताते हैं कि ये फ्लाम बैक्टीरिया है जो हमने आइसोलेट किया है किसी मिल्क सैंपल से या कहीं से भी, और ये यीस्ट है। लेकिन फंगस के केस में हम प्लेट के ऊपर से कॉलोनी को देख के बता सकते हैं, मोल्ड के केस में, कि ये फ्लाम फंगस है, क्योंकि इसकी एक करेक्टरिस्टिक कॉलोनी मॉर्फोलॉजी होती है। तो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हमें फंगस के केस में तो हेल्प आउट करती है, लेकिन बैक्टीरिया के केस में नहीं। अलबत्ता कुछ केसेस ऐसे हैं कि अगर हम बैक्टीरिया और यीस्ट के केस में, कि अगर हम सिलेक्टिव मीडिया यूज़ करें, सिलेक्टिव मीडिया या फिर डिफरेंशियल मीडिया, उसमें हम कॉलोनीज को बता सकते हैं कि ये कॉलोनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मीडियम है मैनिटोल साल्ट एगर, मैनिटोल साल्ट एगर एक मीडियम है जिसके ऊपर दो तरह की कॉलोनीज आती हैं, या तो येलो कलर की कॉलोनीज आएंगी या फिर रेड कलर की कॉलोनीज आएंगी। और जो येलो कलर की कॉलोनीज होंगी वो ऐसे स्टेफलोकोकस, इस मीडिया के ऊपर सिर्फ स्टेफलोकोकस ग्रो करेगा, क्योंकि ये मीडिया स्टेफलोकोकस के लिए एक पूरा जनरा है, जीनस है स्टेफलोकोकस, जिसमें ढेर सारी स्पीशीज हैं, उसके लिए सिलेक्टिव है। तो इसके ऊपर चाहे मैनिटोल साल्ट एगर के ऊपर चाहे रेड कलर की कॉलोनीज आए चाहे येलो कलर की कॉलोनीज आए, वो स्टेफलोकोकस ही है। लेकिन जो येलो कलर की कॉलोनीज हैं वो मैनिटोल को यूज करती हैं, जो रेड कलर की है वो मैनिटोल को यूज नहीं करती। ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। अब येलो कलर की कॉलोनीज को देख के हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टेफ ऑरियस है। स्टेफ ऑरियस स्टेफलोकोकस जीनस में से बहुत इंपॉर्टेंट पैथोजन है स्टेफलोकोकस ऑरियस, क्योंकि स्टेफलोकोकस की कुछ दूसरी स्पीशीज भी येलो कलर की कॉलोनीज देती हैं। अलबत्ता इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर येलो कॉलोनीज आ गई तो ये स्टेफलोकोकस ऑरियस हो सकता है या स्टेफलोकोकस एपिडर्माइडस हो सकता है, या दो और चार स्पीशीज। फर्दर आगे उसके ऊपर हम माइक्रोस्कोपिक मॉर्फोलॉजी करके, बायोकेमिकल टेस्ट लगा के, सीरोलॉजी करके और मॉलिक्यूलर टेक्निक से बता सकेंगे कि ये कौन सा स्टेफलोकोकस है। तो बैक्टीरिया और यीस्ट के केस में सिर्फ कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हमें असिस्ट तो कर सकती है कि आगे हमने किस तरफ जाना है, कौन से टेस्ट लगाने हैं, लेकिन सिर्फ कॉलोनी को देख के हम ये नहीं बता सकते कि ये फलां बैक्टीरिया है। अलबत्ता कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो बड़ी करेक्टरिस्टिक कॉलोनी देते हैं, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन वो भी जीनस की बेस पे। स्पीशीज लेवल तक जाने के लिए अगेन हमें बायोकेमिकल टेस्ट, सीरोलॉजी और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स अप्लाई करना पड़ेंगी। ठीक हो गया। तो ये कॉलोनी क्या होती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी को किस तरह से डेवलप करते हैं, कॉलोनी की ग्रोथ कैसे आती है, और कॉलोनी हमें किस तरह हेल्प करती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। अभी तक ये हमने डिस्कस किया है, और आज का जो लेक्चर था, जो पहला लेक्चर है, उसके ऑब्जेक्टिव यही थे। ये कॉलोनी होती क्या है, ये किस तरह मीडिया के ऊपर एक सेल से कॉलोनी बन जाती है, ग्रोथ से, डिफिशन से, ये मैंने बताया, और किस तरह कॉलोनी हमें हेल्प करती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें।
तो मोल्ड के केस में तो ये हमें कंफर्म करने में हेल्प आउट करेगी, लेकिन बैक्टीरिया और यीस्ट के केस में ये जस्ट हमें असिस्ट कर सकती है। अब कॉलोनी क्यों हमें असिस्ट करेगी? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मीडिया के ऊपर कॉलोनी बनाते हैं उसमें भी वेरिएशन है, वो भी डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनीज बनाते हैं। डिफरेंट हैं तो ही हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करती हैं, डिफरेंट हैं तो ही हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करती हैं। अब कॉलोनी चूंकि सेल्स का मजमूई बिहेवियर होता है, कॉलोनी चूंकि सेल्स का मजमूई बिहेवियर होता है, एक कॉलोनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन, एक कॉलोनी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶ सेल्स होते हैं, या फिर 1 मिलियन सेल्स, या फिर 100 मिलियन सेल्स, यानी 10⁻⁹ से लेके 10⁻10 सेल्स एक कॉलोनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मिलियंस में सेल्स होती हैं तो हमें नजर आते हैं। अब इतने सारे सेल्स हैं और हर सेल का अपना एक बिहेवियर है। जैसे कुछ सेल्स हैं जिनके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है, कुछ के पास नहीं होता, कुछ के पास फ्लैजेला प्रेजेंट होता है और कुछ के पास फ्लैजेला जो है वो नहीं होता। हर सेल की स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे सेल्स जब इकट्ठे होते हैं तो इनमें चूंकि स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस है, तो इसी डिफरेंस की वजह से वो डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनीज, इसी डिफरेंस की वजह से वो डिफरेंट टाइप्स की कॉलोनीज जो हैं वो मीडिया की प्लेट के ऊपर डेवलप करते हैं। जैसे एक बैक्टीरियम है क्लेब्सियला नमूनी, पैथोजन है क्लेब्सियला नमूनी, नमूनिया काज करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज काज करता है। क्लेब्सियला, KLEBSIELLA, क्लेब्सियला नमूनी एक बैक्टीरियम है, PNEUMONAE, क्लेब्सियला नमूनी। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम है, इसके पास कैप्सूल प्रेजेंट होता है। और अगर आपने थ्योरी में पढ़ लिया है तो कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड इन नेचर भी हो सकता है, मतलब शुगर मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कैप्सूल बना सकते हैं। पॉलीपेप्टाइड इन नेचर भी हो सकता है, यानी सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना हो सकता है। तो ये जो क्लेब्सियला नमूनी है, इसका जो कैप्सूल है ये पॉलीसेकेराइड से बना होता है, मतलब इसकी आउटर कवरिंग ऐसी है जैसे चीनी की एक लेयर से कवर होती है। तो इसकी जो कॉलोनी होती है ये बड़ी स्लाइमी होती है, जैसे शीरा नहीं होता, हम किसी बर्तन में चीनी डाल के पानी डाल के उसका शीरा बनाते हैं, और बर्तन से जब शीरा ऊपर लेके आते हैं तो वो एक स्टिंग की फॉर्म में, एक पतली सी धारी की फॉर्म में ऊपर की तरफ उठता है। तो ये जो क्लेब्सियला नमूनी है, इसके पास क्योंकि पॉलीसेकेराइड नेचर का कैप्सूल प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से इसकी जो कॉलोनी होती है उसकी अपीयरेंस ऐसी होती है जैसे बहुत ज़्यादा स्लाइमी है। अगर हम उस कॉलोनी को इनोकुलेटिंग लूप से टच करें और लूप को ऊपर लेके जाएं तो बिल्कुल जैसे शीरे की धार बनती है, उसी तरह इसमें भी एक स्ट्रिंग बनती है, एक इसमें पतली सी धार बनती है। जब हम कॉलोनी को टच करते हैं लूप से, लूप को ऊपर उठाएं तो कॉलोनी लूप के साथ टच हो जाती है, और जब हम लूप को ऊपर उठाते हैं तो एक पतली सी धार बनती जाती है जिसको स्ट्रिंग बनती जाती है, इसलिए कि इसकी जो कैप्सूल है प्रेजेंट होता है, और कैप्सूल जो है वो हाईली पॉलीसेकेराइड नेचर होता है। तो कॉलोनी डिफरेंट होगी क्लेब्सियला नमूनी की ऐसे ऑर्गेनिज्म से जिनके पास कैप्सूल नहीं है, क्योंकि सेल की स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। इसी डिफरेंस की वजह से सेल जो कॉलोनी बनाएंगे, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होंगे तो कॉलोनी भी दूसरे सेल से डिफरेंट होगी। तो इस वजह से कॉलोनी हमें असिस्ट कर सकती है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो ये हमने देखा कि कॉलोनी होती क्या है, डेवलप कैसे होती है, और किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करती है। मोल्ड के केस में कंफर्म करती है, लेकिन यीस्ट और बैक्टीरिया के केस में ये हमें गाइड कर सकती है, लेकिन कंफर्मेशन में हेल्प आउट नहीं कर सकती। तो अब हमने देखना है कि कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करते हैं। जब भी हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 4 से 5 पॉइंट्स हैं। जब भी हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें 4 से 5 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ जो हम देखते हैं कॉलोनी मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हुए, जब एक बात याद रखें, हमने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी तभी नोट करनी है जब हमारे पास प्यूरिफाइड ग्रोथ हो, जब हमारे पास एक प्लेट के ऊपर एक ही तरह की कॉलोनीज प्रेजेंट हैं, तभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की
आइडेंटिफिकेशन की तरफ मूव करना है, तभी हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन की तरफ मूव करना है अगर हमारे पास प्यूरिफाइड ग्रोथ है। अब हमने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी है वो कॉलोनी की शेप है, जिसको हम फॉर्म कहते हैं। या देखते ही हमें पता चल जाए, जैसे हमें पता चल जाता है किसी को देखते कि उसकी नाक जो थी वो तीखी थी, उसका फेस कट ऐसे था, उसके बाल ब्राउन थे, देखते ही पता चल जाता है ना कि फॉर्म कैसी। इस तरह प्लेट को जैसे हम खोलते हैं हमें दिखते ही पता चल जाए कि फॉर्म कैसी है, शेप कैसी है, वो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में फॉर्म है। जैसे कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, कौन कौन सी शेप्स में कॉलोनीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जिस्ट करती हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो कॉलोनी है उसकी फॉर्म सर्कुलर भी होती है ज़्यादातर केसेस में। अगर आप प्लेट के ऊपर देखें तो आपको दायरे की फॉर्म में कॉलोनीज नजर आती हैं। तो सर्कुलर बड़ी कॉमन शेप है, कॉमन फॉर्म है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की होती है। सर्कुलर के अलावा इरेगुलर कॉलोनीज होती हैं। कुछ कॉलोनीज इरेगुलर होती हैं, मतलब कि बिल्कुल यूनिफॉर्म इस तरह उनका डायमीटर नहीं होता, सर्कल नहीं होता, बल्कि किसी एक तरफ से बाहर को निकली होती है, किसी एक तरफ से अंदर को होती है, इरेगुलर सी होती हैं। बास कॉलोनीज की फॉर्म ऐसी होती है कि जैसे उनमें से थ्रेड्स निकले हैं, राहाइजॉइड्स जैसे हैं, थ्रेड्स निकले होते हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। मोस्टली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, मोस्टली जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, उनकी जो कॉलोनीज की फॉर्म होती है वो सर्कुलर होती है। दूसरा जो करैक्टर है जो हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में देखते हैं वो है एलिवेशन। एलिवेशन के बेस के ऊपर को कॉलोनी का उभार क्या है, वो ऊपर को किस तरह से उठी हुई है। जैसे अगर किसी जगह पर ढेर लगा दें तो हमें पता होगा कि ढेर की शेप क्या है। एलिवेशन कॉलोनी का उभार क्या है, ये बेसिकली कॉलोनी का साइड व्यू होता है कि अगर हम साइड से देखें तो कैसे नजर आते हैं। जैसे पहाड़ देखते हैं हम लोग, ऊपर से देखेंगे तो हमें उनकी एलिवेशन का पता नहीं चलता, लेकिन जब हम साइड से देखते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि पहाड़ में शुरू में ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर एक पीक आती है, फिर पीक से वो दोबारा से डाउन एंड की तरफ जाते हैं। ये एलिवेशन है पहाड़ की जो हम देखते हैं। तो एलिवेशन क्या है, बेसिकली उभार है, और इस ये कॉलोनी का साइड व्यू है। किसी भी कॉलोनी की एलिवेशन देखने के लिए हमें उसको साइड से देखना पड़ता है, थोड़ा सा साइड व्यू करके देखना पड़ता है। तो कौन कौन सी एलिवेशन पॉसिबल है। मोस्टली जो कॉलोनीज होती हैं वो कन्वेक्स होती हैं। कन्वेक्स, बिल्कुल कन्वेक्स, बिल्कुल पहाड़ जैसे, लेकिन उनकी पीक जो है वो थोड़ी सी कम स्टीप होती है पहाड़ की निस्बत। कन्वेक्स शेप कॉलोनीज होती हैं। कन्वेक्स शेप। बास बैक्टीरिया ऐसी कॉलोनी बनाते हैं जैसे हमने अंडा फ्राई किया है। आपने भी किया होगा अंडा फ्राई। जब अंडा फ्राई करते हैं तो सेंटर में जर्दी होती है, थोड़ी सी ऊपर कोट होती है, और जो स्वेदी वाला पोर्शन होता है, जो स्वेदी वाला पोर्शन होता है अंडे का, वो जर्दी से थोड़ा सा कम और बिल्कुल एक ही लेवल से आपके जो पैन है उसके साथ लगा होता है। तो कुछ बैक्टीरिया फ्राइड एग कॉलोनीज बनाते हैं। फ्राइड एग कॉलोनीज, जैसे एक बैक्टीरियम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, ये फ्राइड एग कॉलोनीज बनाता है। फ्राइड एग कॉलोनीज बनाते हैं माइकोप्लाज्मा, बिल्कुल ऐसे जैसे अंडे को हम फ्राई कर लें। इसके अलावा बाज बैक्टीरिया ऐसी कॉलोनी बनाते हैं, बाज बैक्टीरिया ऐसी कॉलोनी बनाते हैं कि उनकी एलिवेशन ऐसे हो कि हमने अंडा तो फ्राई कर लिया, लेकिन सेंटर में से हम जर्दी को निकाल दें। अब जब जर्दी को सेंटर में से निकाल देंगे तो सेंटर में एक डिप्रेशन रह जाएगा और जो सफेदी है वो ऊपर उठी उठी रह जाएगी। ये भी एक फॉर्म है जिसको बोलते हैं क्राटेरी फॉर्म। ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अभी मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ये हमने अगले लेक्चर में डिटेल के साथ डिस्कस करना है कि कौन कौन सी कॉलोनी है, एग्जाम्पल्स क्या हैं उसकी। तो ये फॉर्म भी हो सकती है। इसके अलावा भी बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनीज हैं वो एलिवेशन शो करती हैं। तीसरा जो करेक्टर्स है जो कॉलोनी मॉर्फोलॉजी में आता है वो है मार्जिन्स। ये कॉलोनी के किनारे कैसे, उसकी पेरिफेरी कैसे है। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि नॉन मोटाइल हैं, जिनके पास फ्लैजेला नहीं होता, उनके मार्जिन बड़े स्मूथ होते हैं क्योंकि वो मूव नहीं करते। लेकिन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास फ्लैजेला हो, उनकी मूवमेंट की वजह से उनके जो मार्जिन हैं वो रफ होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा मोटाइल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत कम मोटाइल होते हैं।
इसी की बेस पे एक कॉलोनी के मार्जिन जो हैं वो होते हैं। चौथा जो करेक्टर्स है मार्जिन के अलावा, चौथा जो करेक्टर है वो है साइज। साइज डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी का वेरी करता है। मैंने बताया कि एक कॉलोनी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से 100 मिलियन तक सेल्स होते हैं, और हर बैक्टीरिया जो है वो अपनी कैपेसिटी के मुताबिक न्यूट्रिशन को यूज़ करने के मुताबिक अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। तो अगर सेल्स ज़्यादा हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कॉलोनी का साइज जो है वो बड़ा होगा, और अगर सेल्स कम है तो साइज जो है वो छोटा होगा। तो कॉलोनीज जो है उसका साइज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मोल्ड के केस में, ठीक है। और बैक्टीरिया के केस में भी कुछ कॉलोनीज बहुत छोटे साइज की होती हैं जिनको हम पिन पॉइंट कहते हैं, बिल्कुल सुई की नोक जितनी होती हैं। कुछ मीडियम साइज कॉलोनी होती है और कुछ लार्जर कॉलोनीज होती हैं। और कॉलोनीज का डायामीटर साइज मेजर करने के लिए हम कॉलोनी का डायामीटर मेजर करते हैं और डायामीटर को मिलीमीटर में लिखते हैं। अक्सर जगह पे अगर आप पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की बुक्स तो उसमें लिखा होगा कि क्लाम बैक्टीरिया की कॉलोनी जो है वो कॉलोनी का साइज 3 से 5 माइक्रोन मीटर तक है। इस तरह सेल का साइज भी लिखा होगा, वो भी माइक्रोन मीटर में होगा, लेकिन जो कॉलोनी का साइज है वो मिलीमीटर में होगा। सॉरी, कॉलोनी का साइज मिलीमीटर में होगा क्योंकि वो विजिबल मैस है, और सेल का साइज माइक्रोन मीटर में होगा क्योंकि बैक्टीरियल सेल का साइज माइक्रोन मीटर में होता है, वायरस का साइज जो है वो नैनोमीटर में होता है, और जो फंगस हैं उनका साइज भी माइक्रोन मीटर से माइक्रोन मीटर में ही होता है। तो साइज जो है ये भी एक कॉलोनी करैक्टर है। कुछ कॉलोनीज हमें बड़ी नजर आएंगी, कुछ कॉलोनीज जो है वो हमें छोटी नजर आएंगी। चौथा जो करैक्टर है वो है पिगमेंटेशन, यानी कि कलर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो कलर प्रोड्यूस करते हैं। आपने कभी सोचा है कि ये जो कपड़ों को रंग देते हैं या फूड के अंदर जो कलर फूड ग्रेड कलर्स होते हैं, लॉलीपॉप का जो रेड कलर होता है या येलो कलर की जो लॉलीपॉप होती है, ये कलर्स कहाँ से आते हैं? कलर कहीं ना कहीं से अवेलेबल होते हैं। नेचुरली जो कलर्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्रीन कलर के प्लांट हैं तो उनसे हम ग्रीन कलर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। येलो कलर के फ्रूट्स हैं तो उनसे हम येलो कलर की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। तो कलर्स या पिगमेंट्स का एक सोर्स जो है, जो हम फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कलर्स इस्तेमाल होते हैं, उनका एक सोर्स तो प्लांट्स हैं। और आपको पता है कि एक प्लांट बड़ा होने में और अपनी प्रोडक्ट देने में कितने साल लगाता है? मंथ से ईयर्स लगते हैं एक प्लांट को फुली डेवलप होने में। तो प्लांट या पिगमेंट के सोर्सेज को रिप्लेस कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कलर प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कलर प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक होते हैं इंट्रा सेलुलर पिगमेंट। पिगमेंट या कलर दोनों को आपने एक ही रेफरेंस में लेना है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो इंट्रा सेलुलर पिगमेंट प्रोड्यूस करेंगे कि वो पिगमेंट बनाएंगे और अपने सेल के अंदर ही रखेंगे, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कॉलोनी होगी सिर्फ कॉलोनी का कलर होगा, उसके इर्द गिर्द जो मीडिया है उसका कलर नहीं होगा, क्योंकि उसने पिगमेंट बना के अपने सेल के अंदर ही रखा है। और जहां जहां वो सेल प्रेजेंट है कॉलोनी की फॉर्म में, सिर्फ उसी जगह यानी उन्हीं सेल्स का यानी उसी कॉलोनी का कलर होगा, मीडिया का कलर नहीं होगा। लेकिन बाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट बनाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट बनाते हैं। वो पिगमेंट बनाने के बाद उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं, दरवाजा खोल देते हैं और उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट, सेल जब इसको बाहर निकाल देगा तो वो डेफिनेटली पिगमेंट कहाँ पे आएंगे? मीडिया के अंदर आएंगे। तो एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट कुछ बैक्टीरिया बनाते हैं। और कैसे पता चलता है कि ये एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट है? कि कॉलोनी के इर्द गिर्द जो मीडिया होता है उसका कलर भी चेंज हो जाता है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी पेनिसिलियम की, और मैंने कहा था कि पेनिसिलियम में तमाम का तमाम मीडिया जो है, सेल कॉलोनी के अलावा तमाम का तमाम मीडिया जो है वो येलो कलर का हो जाता है। कॉलोनी तो ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है, लेकिन मीडिया को वो येलो कर देते हैं। तो मीडिया का येलो कलर येलो क्यों होता है? क्योंकि पेनिसिलियम जो है वो येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करती है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, और इतनी अमाउंट में होता है कि वो तमाम मीडिया के अंदर डिफ्यूज कर देता है। क्योंकि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन तो होनी है, तो चाहे सॉलिड मीडिया हो चाहे ब्रोथ हो, डिफ्यूजन तो होगी। तो मीडिया डिफ्यूज करके
कलर डिफ्यूज करके मीडिया के अंदर आ जाता है, और मीडिया का कलर अगर डेवलप हो जाए तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट को शो करता है। एक बैक्टीरियम है, पैथोजेनिक है, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, PSEUDO, स्यूडोमोनास MONAS, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, AERUGINOSA, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा, P से स्टार्ट होना है, PSEUDO, सूडो MONAS मोनास, AERU एरोजिनोसा, एरोजिनोसा। ये एक ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरियम है, ग्राम्स नेगेटिव बैक्टीरियम है। ये पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट, और इसके पिगमेंट का कलर जो है वो ग्रीन होता है। जिस जगह भी ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा, चाहे अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट में डिजीज प्रोड्यूस करते हुए, चाहे मीडिया के ऊपर हम इसको ग्रो करवाएं, अगर हम स्यूडोमोनास एरोजिनोसा को न्यूट्रल एगर के ऊपर लगा लें तो इसकी कॉलोनीज जो हैं, और ये पूरे का पूरा मीडियम ग्रीन कलर का होगा। कॉलोनी तो ग्रीन कलर की होगी ही, पूरे का पूरा मीडियम भी ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो अगर मीडिया के अंदर ग्रीन कलर डेवलप हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये सूडोमोनास एरोजिनोसा है। तो ये इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है इस बैक्टीरियम का कि ये ग्रीन पिगमेंट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, ये बैक्टीरिया जो है वो पस भी बनाता है, स्किन की इन्फेक्शन काज करता है। अगर आपके स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए सूडोमोनास एरोजिनोसा की, तो उस जगह पे पस पड़ जाती है, उस जगह पे पस पड़ जाती है। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर इन्फेक्शन हो जाए और स्टाफिलोकोकस ऑरियस की इन्फेक्शन हो जाए, वो भी पस प्रोड्यूस करता है। पस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्टाफिलोकोकस ऑरियस भी और सूडोमोनास एरोजिनोसा भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर आपको पस ग्रीन कलर की नजर आए तो हम कह सकते हैं कि ये इन्फेक्शन सूडोमोनास की वजह से। मतलब अगर ये नेचुरल इन्वायरमेंट में भी ग्रो करेगा, वहां भी अपना ये पिगमेंट देगा, क्योंकि इसकी ये एबिलिटी है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, इसकी जेनेटिक्स में है कि इसने पिगमेंट प्रोड्यूस करना है। अब चाहे वो डिजीज प्रोड्यूस करके ग्रो करे, चाहे वो इन विट्रो मीडिया के ऊपर ग्रो करे, सिंथेटिक मीडिया के ऊपर ग्रो करे। तो ये ग्रीन कलर की पस अगर कहीं आ जाए तो वो इंडिकेट करता है कि ये सूडोमोनास एरोजिनोसा की इन्फेक्शन है, क्योंकि ये पस प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और साथ में ग्रीन पिगमेंट भी प्रोड्यूस करता है। और दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पिगमेंट प्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है वो है पेनिसिलियम, जो कि येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करती है। कुछ पेनिसिलियम की स्पीशीज हैं जो रेड पिगमेंट भी प्रोड्यूस करती हैं। इसी तरह एक और बैक्टीरियम है सिरेशिया, सिरेशिया SERRATIA, सिरेशिया। ये भी ऑरेंज कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इंट्रा सेलुलर पिगमेंट, इंट्रा सेलुलर पिगमेंट। ठीक हो गया। इसके अलावा जो छठा करैक्टर है, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो नहीं है और उसका ताल्लुक कॉलोनी के साथ भी नहीं है, बेसिकली उसका ताल्लुक ग्रोथ के साथ है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम ग्रोथ में या इधर के ऊपर ग्रो करवाते हैं तो ख़ास तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, तो एक ख़ास तरह की स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो वो स्मेल भी कुछ करेक्टरिस्टिक होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। जैसे स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है, ये ऐसी स्मेल प्रोड्यूस करता है, बैड स्मेल होती है इसकी, जैसे गंदी जुराबों में से आती है। पसीने की वजह से आपने शूज़ पहने हैं बंद, तो सॉक्स को बाहर निकालें तो बैड स्मेल आती है। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस जब ग्रो करते हैं तो ये बैड स्मेल देता है, बैड स्मेल, ये इसका एक करैक्टर है। इसके अलावा जो बैक्टीरियम है जो स्मेल देता है, पास्चुरेला मल्टोसिडा, पास्चुरेला, PAS, पास्चर से है। पास्चर ने इस बैक्टीरियम पे काम किया था, आप याद करें कि इसने वैक्सीन बनाई थी कॉलरा की। ये लगा के कल्चर वो छुट्टियों पे चला गया था और जब वापस आया तो कल्चर वीक हो गया था और इसने वैक्सीन डेवलप की थी, पास्चर ने, लुइस पास्चर ने। तो इस बैक्टीरियम का नाम है पास्चुरेला मल्टोसिडा, PASTURELLA, पास्चुरेला, MULTOCIDA, मल्टोसिडा, पास्चुरेला मल्टोसिडा। ये भी स्मेल देता है। इसकी स्मेल ऐसी होती है जैसे मिठाइयों की दुकानों में से आती है, स्वीट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल मिठाइयों की दुकानों जैसी होती है। अभी मैंने एक और बैक्टीरियम का नाम बताया, सूडोमोनास एरोजिनोसा। एक तो ये पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ग्रीन कलर का, दूसरा ये ग्रेप लाइक स्मेल भी देता है, फ्रूटी स्मेल होती है, जैसे अंगूरों में से नहीं स्मेल आती, तो ये वैसी स्मेल देते हैं। तो ये कुछ करेक्टर्स हैं, कॉलोनी करेक्टर्स या ग्रोथ करेक्टर्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में फैसिलिटेट करते हैं। कंफर्मेशन के लिए तो फर्दर टेक्निक्स ही चाहिए होती हैं,
लेकिन कॉलोनी मॉर्फोलॉजी या ग्रोथ पैटर्न जो है वो हमें बताता है कि टेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन सा है। कॉलोनी में जो आपने चीज़ें देखनी होती है वो फॉर्म होती है, इसमें सर्कुलर भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, ट्राइजॉइडल भी हो सकती है। फिर हम एलिवेशन देखते हैं, एलिवेशन देखते हैं कि कन्वेक्स हो सकती है, फ्राइड एग शेप हो सकती है, क्रेटेरी फॉर्म है। मार्जिन देखते हैं कि स्मूथ है या इरेगुलर है। पिगमेंटेशन को देखते हैं कि कॉलोनी एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रासेलुलर पिगमेंट तो नहीं बना रही। कॉलोनी का साइज देखते हैं, और स्मेल एक करेक्टर है जो कि हमें थोड़ा सा असिस्ट करता है। तो ये कॉलोनी मॉर्फोलॉजी है। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नहीं था, लेकिन क्योंकि हमारे कंटेंट्स में शामिल था इसलिए हमने इसको डिस्कस करना है। जी बच्चों, अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अभी से आप अपनी अटेंडेंस भी लगाएंगे। मैम पास्टरेला के आगे लिखा हुआ है कि स्वेट स्मेल प्रोड्यूस करता है। स्वीट स्वीट, आपने बोला। हाँ ये स्पेलिंग की मिस्टेक होगी, स्वीट करना है इसको। स्वीट मिठाइयों की दुकानों से नहीं वैसी आती होती, मिठाई का ओके डिब्बा मैम। खोलते ही वैसी होती है इसकी जी। स्मेल। मैम ये ग्रेपलेक्स स्मेल कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म देता है? सूडोमोनास एरोजिनोसा। थैंक यू। सूडोमोनास एरोजिनोसा। अच्छा, अभी क्वेश्चन करने से पहले अफीफा, अफीफा नजम और तूबा दोनों प्रेजेंट हैं, ये दोनों बच्चियां। अफीफा हाँ आप जी मैम। देखो कि इवनिंग के कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास पढ़ रहे हैं, और इस तरह से तूबा अगर नहीं है तो क्लास का सीआर अगर प्रेजेंट है, और सीआर भी नहीं है तो थर्ड जो बच्चा है वो जी जी मैम, देखेगा मैं कि प्रेजेंट हूँ। वेरी गुड। तो देखोगे कि मॉर्निंग के कितने स्टूडेंट्स हैं जो क्लास पढ़ रहे हैं, और फिर इनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आप मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दोगे अभी, ठीक है? ओके मैम। जी। जी बच्चों, क्वेश्चन। जी बच्चों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैम पीसीआर का बता दें। पीसीआर, ये मॉलिक्यूलर टेक्निक्स होती हैं, मॉलिक्यूलर जो कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बायो मॉलिक्यूल जैसे डीएनए है, आरएनए है, इनको टारगेट करके हम अप्लाई करते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आपने पढ़ा होगा कि रेप्लिकेशन क्या होती है, कि हमारे सेल जब माइटोसिस के प्रोसेस से 1 से 2 होते हैं, ग्रोथ जब होती है, तो सबसे पहले डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, और डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए सेल के अंदर प्राइमर्स सिंथेसाइज होते हैं, प्राइमर्स शॉर्ट फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, और हमारा जो डीएनए उसकी कॉपी करते हैं, हमारे डीएनए जैसा डीएनए बनाते हैं जो कि नए सेल में ट्रांसफर होते हैं। तो सेम प्रिंसिपल के ऊपर ये टेक्निक है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज के एक्सटेंशन करने वाली, पॉलीमराइज करने वाली, डीएनटीपीज को ज्वाइन करने वाली, मतलब कि डीएनए को 1 से 2 बनाने वाली चेन रिएक्शन। ये एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें कुछ साइकिल्स हैं, चलते हैं। टेम्परेचर, 3 तरह के टेम्परेचर बार बार रिपीट होते हैं। 92 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से 60 के बीच में टेम्परेचर, और 72 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बार बार ये तीनों टेम्परेचर रिपीट होते हैं। तो इसलिए साइकिल पॉलीमरेज चेन चेन रिएक्शन, इसीलिए चेन रिएक्शन कहते हैं कि 35 दफ़ा या 40 दफ़ा वही 3 स्टेप्स हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें हम डायरेक्ट डीएनए या आरएनए को टारगेट करके किसी भी सेल को कंफर्म कर सकते हैं। ये बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है, ये फंगल सेल भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, और ह्यूमन बॉडी का सेल भी हो सकता है। हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कौन सा सेल है, और कौन सी स्पीशी के लेवल तक हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास कहीं से डीएनए आ जाए, और हम ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये डॉग का डीएनए है, कैट का डीएनए है, ह्यूमन का डीएनए है, और कोरोना वायरस का डीएनए है, या स्टेफिलोकोकस ऑरियस का डीएनए है, या पेनिसिलियम का डीएनए है। मतलब कि हम स्पीशी के लेवल तक डीएनए की हेल्प से किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन है। करना कैसे होता है कि हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या सेल को ग्रो करवाना है, उसके बाद डीएनए निकाल लेना है उसका। ये बहुत मेथड होती हैं, टेक्निक्स होती हैं कि आपने डीएनए या आरएनए को सेल में से एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। जब हमारे पास डीएनए या आरएनए आ जाए, फिर हम स्पेसिफिक प्राइमर्स खुद से डेवलप करते हैं। जब तक प्राइमर स्पेसिफिक नहीं होंगे हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और वो जो प्राइमर्स हम बनाते हैं, प्राइमर से मुराद पॉलीमरेज या रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाने वाले,
हमारी बॉडी में तो खुद बनते हैं, न्यूट्रिशन जो हम यूज़ करते हैं उससे बनते हैं, लेकिन जब हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना हो तो हम बहुत सारी कंपनीज हैं उनको कहते हैं कि हमें ये जो पेनिसिलियम है इसके प्राइमर बना के दें, तो वो खास सीक्वेंस जो सिर्फ पेनिसिलियम के अंदर प्रेजेंट होंगी उसके स्पेसिफिक प्राइमर हमें बना देते हैं। तो हम इन प्राइमर्स को यूज़ करके फिर इसमें एक एंजाइम भी डलता है, डीएनए हम निकाल लेते हैं, प्राइमर हम बनवा लेते हैं, डीएनए को प्राइमर को, और एक एंजाइम होता है जो कि पॉलीमराइजेशन करवाता है, आपने एफएससी में पढ़ा होगा पॉलीमरेज एंजाइम, उसको ऐड करते हैं। फिर इसमें जो 4 डीएनटीपीज होती हैं डीएनए की पॉलीमराइजेशन के लिए चाहिए होती हैं रेप्लिकेशन के लिए, ए टी जी सी, वो ऐड कर देते हैं और ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक मशीन के अंदर रखते हैं जिसको पीसीआर मशीन बोलते हैं, और ये छोटी सी ट्यूब के अंदर सारा कुछ मिक्स करते हैं छोटी छोटी अमाउंट में। तो वो मशीन इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को स्टार्ट करती है। उसके बाद हम इसको एक ख़ास टेक्निक के ज़रिए देख लेते हैं कि वो जो डीएनए है, वो जो आरएनए, वो एम्पलीफाई हुआ है या नहीं, वो उसकी रेप्लिकेशन हुई है या नहीं। इन विट्रो रेप्लिकेशन जो है उसको एम्पलीफिकेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो अगर वो उसके अंदर उसी डीएनए की नंबर बढ़ गया है तो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर वही डीएनए प्रेजेंट है। मतलब अगर हमने पेनिसिलियम के प्राइमर डाले हैं और वो एक डीएनए की कॉपी से बहुत सारा डीएनए बन गया है, उसको हमने चेक कर लिया है, तो ये इंडिकेट करेगा वो डीएनए पेनिसिलियम का ही था। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो इसका मतलब है वो नहीं था। जैसे ये जो कोरोना वायरस का पीसीआर है, इसमें भी जो किट है उसमें पीसीआर की सारे रिएजेंट्स होंगे, जिसमें एंजाइम्स वगैरह होगा, साथ में स्पेसिफिक प्राइमर्स होंगे, और डीएनए जो स्वैबिंग करते हैं उससे डीएनए की और सॉरी आरएनए की एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स करके पीसीआर लगाते हैं, फिर चेक करते हैं कि एम्प्लीफिकेशन होगी है या नहीं। अब प्राइमर कौन से यूज़ करें कोरोना वायरस के स्पेसिफिक, अगर उस स्पेसिफिक प्राइमर से रिजल्ट पॉजिटिव आ गए तो ये इंडिकेट करता है कि वो जो डीएनए या आरएनए सैंपल में प्रेजेंट था वो कोरोना वायरस का था। अगर कोरोना वायरस का आरएनए उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो प्राइमर और बाकी सारी चीज़ें तो हमने डाल दी, तो एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। और अगर कोरोना के अलावा उसके अंदर कोई, फर्ज कर लें इन्फ्लुएंजा का वायरस है, फिर भी एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने जो प्राइमर यूज़ किए वो कोरोना वायरस के ही हैं। इसी तरह पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसमें हम स्पेसिफिक प्राइमर्स को यूज़ करके किसी भी ऑर्गेनिजम्स को उसके जीनोम को टारगेट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये एडवांस्ड लेवल की टेक्निक्स है, मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, और इनमें से बहुत बेसिक टेक्निक्स जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हमने इन विट्रो कॉपी कर लिया। लेकिन शर्त क्या है? प्राइमर्स का स्पेसिफिक होना। प्राइमर स्पेसिफिक होंगे तो ही आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर प्राइमर स्पेसिफिक नहीं है तो रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। प्राइमर का डीएनए के साथ और आरएनए के साथ स्पेसिफिक होना जरूरी है। अगर प्राइमर स्पेसिफिक है और वो स्पेसिफिक के अगेंस्ट आरएनए या डीएनए प्रेजेंट है तभी पीसीआर में पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। अब डीएनए एक बायो मॉलिक्यूल है और आरएनए भी एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूलर लेवल को जब हम यूज़ करके मॉलिक्यूल्स को टारगेट करके टेक्निक्स अप्लाई करते हैं उनको मॉलिक्यूलर टेक्निक्स कहते हैं। और उन्हीं मॉलिक्यूलर टेक्निक्स में से जो एक टेक्निक है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें हम स्पेसिफिक प्राइमर्स को यूज़ करके किसी भी सैंपल के अंदर, किसी भी ग्रोथ के अंदर, किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई की प्रेजेंस या एब्सेंस को कंफर्म करते हैं। जी बच्चों। मैम, जी हाँ जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम वो मेरी क्लास की एक स्टूडेंट है महा, उसकी ना ये अटेंडेंस नहीं यहाँ पे लगी कमेंट बॉक्स में। उसको काउंट कर लो आप। उसको उसको काउंट कर लो ना अटेंडेंस में। अच्छा जी ठीक है। और उसका नाम क्यों मैम? चैट बॉक्स में मैसेज कर दो। जी मैम पेनिसिलियम तो येलो पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, तो उसका अपना कलर ब्लूइश ग्रीन कैसे होता है? हाँ, पेनिसिलियम पिगमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर येलो प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसकी जो कॉलोनी होती है, मैंने कहा कि इसका कलर ब्लूइश ग्रीन होता है। ये कैसे हो जाता है? ये इस वजह से होता है कि अगर आप मोल्ड को देखें, फिलामेंटस फंजाई को, तो उसमें आप इसकी ग्रोथ को देखो। पहले हाइफी बनते हैं, बहुत सारे हाइफी मिलके माइसीलिया बनाते हैं, फिर ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स बनती हैं, और एट दी एंड जब मैच्योर ग्रोथ आ जाती है तो स्पोर्स बनते हैं। सबसे एंड पे मोल्ड के केस में फिलामेंटस फंजाई में जो स्ट्रक्चर डेवलप होता है वो स्पोर्स होते हैं। और
पेनिसिलियम में जो स्पोर्स होते हैं जो सबसे ऊपर आएंगे, मीडिया के अगर हम ऊपर देखें एसटीए एगर की प्लेट के ऊपर, साइबरोडैक्सिस एगर की प्लेट पे अगर पेनिसिलियम देखें तो ऊपर से वो हमें ब्लूइश ग्रीन कलर की नजर आती है। लेकिन अगर प्लेट को पीछे से देखें या ऊपर से ही ऐसी जगह देखें जहाँ कॉलोनी नहीं है, सिर्फ मीडिया है, वहां पे हमें येलो पिगमेंट नजर आएगा। अब वो कॉलोनी की जगह पे ब्लूइश ग्रीन कलर इसलिए है कि पेनिसिलियम के जो स्पोर्स हैं वो ब्लूइश ग्रीन कलर के होते हैं। स्पोर्स के अंदर इंट्रासेलुलर पिगमेंट है जिसका कलर ब्लूइश ग्रीन है। वो चूंकि स्पोर्स के अंदर ही है इंट्रासेलुलर, इसलिए जहां जहां स्पोर्स बने हैं, जाहिर है जहां पे ग्रोथ होगी सिर्फ वहीं स्पोर्स बनेंगे, जहां जहां स्पोर्स बने हैं वहां तक कलर ब्लूइश ग्रीन होगा। लेकिन पीछे से जब आप देखेंगे और मीडिया को जब आप देखेंगे तो पेनिसिलियम एक्स्ट्रा सेलुलर पिगमेंट प्रोड्यूस करती है अपने माइसीलिया से, जिसका कलर जो है वो येलो होता है। तो प्लेट की रिवर्स यानी कि बैक साइड से हमें येलो कलर देखना होता है और ऑबवर्स यानी कि फ्रंट साइड ब्लूइश ग्रीन कलर की होती है। और ब्लूइश ग्रीन सिर्फ उसी जगह पे होगा जहाँ पे ग्रोथ होगी, क्योंकि जहाँ पे ग्रोथ होगी वहीं पे स्पोर्स बनेंगे। लेकिन पिगमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर है तो वो वहाँ भी प्रेजेंट होगा जहाँ पे ग्रोथ नहीं है। तो स्पोर्स के अंदर इंट्रासेलुलर पिगमेंट है जिसकी वजह से हमें ग्रोथ उसकी ब्लूइश ग्रीन कलर की नजर आती है। लेकिन दूसरा जो पिगमेंट पेनिसिलियम बनाती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर होने की वजह से सेल्स को छोड़ के मीडिया के अंदर आ जाते हैं। इस वजह से हमें मीडिया या पीछे से प्लेट येलो नजर आती है। तो ये वजह है कि ग्रोथ जो है वो ब्लूइश ग्रीन है और पिगमेंट ये येलो प्रोड्यूस करते हैं। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। जी बेटा, कोई और क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें जी, असाइनमेंट नोट करें, इस वीक की असाइनमेंट नोट करें। मैं कुछ बैक्टीरिया के आपको नाम बताती हूँ, आपने इनके कॉलोनी कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है? कुछ बैक्टीरिया के मैं आपको नाम बताती हूँ, आपने इनके कॉलोनी कैरेक्टर्स लिखने हैं। स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एस्केरिया कोलाई, एस्केरिया कोलाई, ई कोलाई। कॉलोनी कैरेक्टर्स लिखने हैं, ठीक है? ये नहीं लिखना कि ये ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है, बैसिलाई है, डिप्लो है, ये नहीं लिखना, कॉलोनी कैरेक्टर्स लिखने हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, ये भी गला खराब करता है, स्ट्रेप्टोकोकस नमूने, स्ट्रेप्टोकोकस नमूने। बैसिलस एंथ्रासिस ज़ूनोटिक पैथोजन है। बैसिलस एंथ्रासिस, ये आपने 2000 में शायद सुना हो कि बायो टेररिज्म का अटैक हुआ था व्हाइट हाउस पे, लिफाफों के अंदर पाउडर जो है वो डीसी में डाल के भेज दिया था। ये इसी बैक्टीरियम का था, बैसिलस एंथ्रासिस, ज़ूनोटिक पैथोजन है, ठीक है? बहुत सारे स्किन की और सिस्टेमिक डिजीज भी काज करते हैं। बैसिलस एंथ्रासिस स्पोर्स भी बनाते हैं, वो जो पाउडर था वो उसके लाइफोलाइज स्पोर्स थे। तो इसकी आपने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखनी है। बैसिलस एंथ्रासिस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, एस्केरिया कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी और माइकोप्लाज्मा, 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 ठीक है? ये 5 काफी हैं। इन 5 बैक्टीरिया की आपने कॉलोनी मॉर्फोलॉजी लिखनी है और तमाम बच्चों ने ये असाइनमेंट बना के अपनी अपनी क्लास की सीआर या जीआर को सेंड करनी है और वो जीआर जो है वो तमाम असाइनमेंट्स की एक फाइल बना के मुझे सेंड करेगा। और नेक्स्ट क्लास में अभी तक जितनी भी असाइनमेंट्स मैंने आपको भेजी हैं आप मुझे बताएंगे, हम उन असाइनमेंट्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहली असाइनमेंट मैंने दी थी कि 70% इथाइल अल्कोहल क्यों यूज़ करते हैं। सेकंड मैंने दी थी सीडरवुड ऑयल 100x ऑब्जेक्टिव लेंस पे क्यों यूज़ करते हैं। तो ये 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया? और आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट बात, कुछ बच्चे कॉपीज़ का पूछ रहे थे, तो कॉपीज़ क्योंकि नॉर्मल रूटीन नहीं है तो कॉपीज़ जो हम लोग बनवाते हैं वैसे बनवाते थे कि जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते थे, माइकोप्लाज्मा MYCO माइकोप्लाज्मा, ठीक है?
MICO नहीं, MYCO, मैं लिख के देखती हूँ माइक्रो Bacillus anthracis, Streptococcus pneumoniae, E. coli. Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pneumoniae. तो कॉपीज का यही पर्पस था कि हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसको आप सॉफ्ट में लिखेंगे और मुझे मेल किया करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी वो वाली क्लासेस तो नहीं हो रही, वो काम मैं ही कर रही हूँ, आपको नोट्स बना के मैं ये खुद लिखती हूँ, टाइप करके ये बना के मैं खुद आपको भेज रही हूँ, इसलिए वो मटेरियल तो आपके पास है जो आपको इन फ्यूचर काम आएगा। तो इसमें आपकी कॉपी की जगह यही असाइनमेंट्स हैं, ताकि आप थोड़ा सा क्रिटिकली जो है इसको देख सकें। तो कॉपी अलहदा से बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप यही समझ लें कि आप सॉफ्ट में कॉपी बना रहे हैं और वो वीकली जो एक्सपेरिमेंट है वो मुझे सेंड कर रहे हैं, ठीक है। हर वीक जो मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ वो बेसिकली आपकी कॉपी का ही अल्टरनेटिव है। और अगर स्टडी मटेरियल की बात है कि कॉपी इन फ्यूचर आपके पास होती है, तो मेरा ख्याल है कि ये जो मटेरियल है जो मैं आपको भेज रही हूँ कि 16 प्रैक्टिकल तक का, ये आपके पास सॉफ्ट के अंदर करेक्टेड और चेक मटेरियल है, ये आपके पास सॉफ्ट में इन फ्यूचर प्रेजेंट होगा। आप जब भी चाहें अपनी मेल में से इसको जो है वो देख सकते हैं। आप तमाम प्रैक्टिकल्स को डाउनलोड करके एक फाइल बना लें, ये आपके फ्यूचर में काम आएगी, कॉपी की तरह काम करेगी और ये बिल्कुल जो है वो एक्यूरेट या करेक्टेड मटेरियल है। बाकी कॉपी का अल्टरनेटिव जो है वो आपकी असाइनमेंट में जो वीकली मैं आपको असाइन करती हूँ, इसलिए कॉपी ख़रीद के उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हालात भी ऐसे नहीं है, इसलिए आप घरों में रहें और पेरेंट्स को भी तंग ना करें। तो यही आपकी कॉपी है जो आप असाइनमेंट भेजते हैं। जी बच्चों, तो कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम आज की क्लास फिनिश करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर देते हैं, रिकॉर्डिंग जो है वो आपको सेंड होगी। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।